हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमित सैनी एंड डेली पीआईबी एनालिसिस में आपका स्वागत है। 22 फरवरी आज है, फ्राइडे आज है। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो हम डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी। टाइम की कमी आपके पास भी है क्योंकि एग्जामिनेशन जो है वो बिल्कुल नज़दीक आ रहे हैं और यूपीएससी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। सो आई होप कि सब कुछ लगातार कंसिस्टेंट तरीके से और डेली एडिशन के साथ में आपका चल रहा होगा। अपने हर चीज़ को बैलेंस में रखिए, अपने कंट्रोल में रखिए, अपनी तैयारी को, अपने रूटीन को, अपने इमोशंस को, हर चीज़ को कंट्रोल में रखिए, तभी आप इतनी बड़ी लड़ाई लड़ पाओगे। और ये पेन ड्राइव कोर्सेज स्टडी IQ के हैं जो इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके आप मंगवा सकते हो। जो MCQ मैंने आपको दिए थे, आर्मी वर्म, देखिए आर्मी वर्म बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, मेज़ की फसल के लिए नुकसानदायक होता है और ये रातों रात पूरी फसल को नष्ट कर सकता है, इसलिए इसको आर्मी वर्म का नाम दिया गया था। और ये स्पेसिफिकली 20 का आंसर होगा, मेज़ के लिए ही ये अटैक करता है और ये फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ही एक बड़ा चिंता का विषय है क्योंकि इसका जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, इंसानों का जो कंजम्पशन होता है, जो फसलें होती हैं, उन्हीं को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है जो सेंचुरी है, जिसको कुलिक बर्ड सेंचुरी भी जहाँ पर बोली जाती है, और कुलिक रिवर भी यहाँ पर है। देखिए वेस्ट बंगाल जो है, जो उसका बॉर्डर है पूरा, और जो बांग्लादेश से लगता है एकदम ईस्ट पार्ट में, यहाँ पर ये रायगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और ये दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट ब्रीडिंग कॉलोनी है एशियन ओपन बिल स्टोर का। ये एक पर्टिकुलर पक्षी होता है और जैसे आप देखते हैं ये छोटी जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वाले जैसे होते हैं, तो चिड़िया और बतख के जैसा सा एक पक्षी होता है एशियन ओपन बिल स्टोरक, तो वहाँ वो यहाँ पर मिलता है रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, बंगाल के अंदर है, याद रखना। नेक्स्ट है OEM का, मैंने पूछा था, ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होता है। और जो SP पॉलिसी है उसके अंदर भी यही था कि स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप वाला जो पॉलिसी है उसके अंदर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर किसी फॉरेन का कंपनी का होता है और वो ये प्रोडक्शन करते हैं और वहाँ से हम उसको प्रोक्योर करते हैं। सिकरिया मेगा फूड पार्क त्रिपुरा के अगरतला के अंदर ये है, तो त्रिपुरा का ये पहला होगा, इसलिए इसका आंसर नन है। त्रिपुरा का पहला मेगा फूड पार्क है। ये मेगा फूड पार्क स्कीम लगभग 10 साल पहले स्टार्ट हुई थी और ये अभी अगरतला में पहला, अगरतला के पास ही गांव है, वहाँ पर ही स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट और गंगा रिजुविनेशन की बात है। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी जिसकी बात चल रही है पुलवामा अटैक के बाद में कि हम इसको पानी रोकने वाले हैं और ये सब कुछ है, तो ये कितना सक्सेसफुल होता है, कितना पॉसिबल है, वो चीज़ आगे की बात है, लेकिन इसका स्टेटस जो है वो गवर्नमेंट ने क्लियर किया है। देखिए इंडस रिवर है, 5 रिवर से बनती है मेनली। इंडस रिवर खुद है, उसके बाद झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज, ये सारी जो रिवर्स आते हैं, और व्यास जो वो सतलुज के अंदर ही आके मिलती है। तो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन 1960 के अंदर फाइनलाइज किया गया था क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के अंदर ये रिवर्स बहती हैं, पंजाब रीजन दोनों के अंदर ही है, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी। और 1960 के अंदर ये हुआ था, ट्रीटी हुई थी, जिसके अंदर ईस्टर्न रिवर्स जो हैं, जो कि रावी, सतलुज और व्यास, ये तीनों रिवर्स वो तो इंडिया के हिस्से में आई थी, और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं जो कि बाकी बस्ती हैं, इंडस, झेलम और चिनाब, ठीक है, झेलम और चिनाब जो कश्मीर के स्टेट में मेनली बहती हैं, और इंडस रिवर जो कि कश्मीर वाले स्टेट के अंदर ही होती है, तो ये सारी पाकिस्तान को अलॉट की गई थी। इनका वाटर ज़्यादा होता है क्योंकि इंडस मेन रिवर है और इसका 33 मिलियन हेक्टेयर फीट MAF है, तो ये वाला इंडिया को एक्सक्लूसिवली दिया गया था। लेकिन इसके अंदर भी जो जहाँ पर एग्रीकल्चरल यूज़ और जो मेन जो डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है उसके अंदर इंडिया के थ्रू ये पानी गुजरता है इन नदियों का, तो ये इंडिया वाले यूज़ करते हैं। इसमें थोड़ा सा राइट इंडिया वालों को भी है। अब इंडिया के हिस्से में जो जो कुछ आएगा पानी, उसको रोकने की बात है, लेकिन वो कोई ऐसा नल तो है नहीं कि उसको नल बंद कर देंगे और वो पानी रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत मुश्किल काम है और इसके अंदर कोई बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होते हैं, डैम्स वगैरह यही सब चाहिए होते हैं, तो ये इतना आसान नहीं है। लेकिन ये स्टेटस जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये देखिए एक है जो इसके अंदर डेटा दे रखा है कि इंडिया हैज कंस्ट्रक्टेड भाखड़ा डैम ऑन सतलुज, ये तो हमारा है ही, भाखड़ा नांगल डैम जो इंपॉर्टेंट है सतलुज रिवर के ऊपर है, और पोंग और पेंदो डैम ये व्यास के ऊपर है, पेंदो डैम और पोंग, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और थीन जो है वो रंजीत सागर जिसको बोलते हैं, वो रावी रिवर के ऊपर है, रंजीत सागर इसका मेनली फेमस नाम है। और ये सारे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी होता है और वैसे भी ये डैम्स बड़े हैं, और जिसमें भाखड़ा डैम बहुत ही बड़ा है। और एक इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट भी आ रहा है, सतलुज से ही आ रहा है, वो सारा राजस्थान तक जहाँ पर पानी जाता है। और ये सारी ईस्टर्न रिवर्स हैं जो इंडिया को अलॉट की गई थी इन इंडस के ट्रिब्यूटरीज में से, ठीक है। तो ये इसका स्टेटस है। एक दूसरा शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट है, उसको भी अभी रिज्यूम किया गया, उसका कंस्ट्रक्शन रुका हुआ था, शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट। ये देखिए किसके ऊपर है,
पंजाब और जो जम्मू कश्मीर का बॉर्डर लगता है, और उस एरिया के अंदर एक तो देखिए रिवर रावी उधर से बॉर्डर बनाती है, और वो फिर इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर भी बनाती है। और उधर ही एक इंपॉर्टेंट डैम जो मैंने आपको बताया कि 3 जो डैम है रावी रिवर के ऊपर, वहाँ पर उसका पानी का जो यूज़ करने के लिए, उसको चैनलाइज करने के लिए वहाँ के डैम के पानी से, और लगभग 37,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड जे&के और पंजाब दोनों स्टेट्स के अंदर, वहाँ पर इस पानी का एग्रीकल्चर यूज़ करने के लिए और 206 मेगावाट बिजली बनाने के लिए ये काम है। शकरकंडी, ये शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट है ये। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, ये सितंबर 16 में पूरा होना था, लेकिन ये हुआ नहीं और अभी इसको रोक दिया गया था 14 के अंदर, 2014 के बाद से रुका हुआ था, अभी ये दोबारा से स्टार्ट हुआ है। तो दिसंबर 18 के अंदर इसका ऑर्डर आया था कि इसको दोबारा से सेंट्रल असिस्टेंस मिलेगा और ये आगे कंटिन्यू होगा। और देखिए इसमें दे भी रखा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो इसके अंदर रिज्यूम करेगी और इसको मॉनिटर भी करेगी। एक उज डैम है, एक उज प्रोजेक्ट है, उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। उज रिवर जो है वो रावी की ही ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। जो 3 जो डैम रावी के ऊपर है, ये वैसे ये उज रिवर है, ये रावी की ट्रिब्यूटरी है, इसके ऊपर ये प्रोजेक्ट है। कठुआ जो बहुत फेमस हुआ था पिछले दिनों न्यूज़ में, तो वो जगह है, वो डिस्ट्रिक्ट है, और हीरानगर और सांबा डिस्ट्रिक्ट, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसका बेसिन पड़ता है और इसका पानी का बेनिफिट भी इनको मिलता है। और ये नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया हुआ है गवर्नमेंट ने, याद रखना, और सेंट्रल असिस्टेंस भी इसको मिलता है। और भी इसको बढ़ाने की बात है। एक रिवर ब्यास के रिगार्डिंग है, जो कि उज रिवर तो ऊपर रावी की ट्रिब्यूटरी है, उससे ऊपर रहती है। ब्यास उससे मैप के ऊपर देखेंगे तो थोड़ा सा साउथ में आती है, क्योंकि वो ब्यास तो नीचे सतलुज की तरफ निकल जाती है, रावी ऊपर जाती है, ठीक है। तो ये जो उज है उसके नीचे वाला जो एरिया सारा पड़ता है, उसके अंदर ये रिवर ब्यास का बेसिन है, और वहां पर ये कंस्ट्रक्शन जो है वो कुछ चैनल्स का हुआ है, क्योंकि रावी के थ्रू बहुत एक्सेस में पानी पाकिस्तान में चला जाता है, और वो पानी हम ले सकते हैं। जो ब्यास का बेसिन है उसमें थोड़ा पानी की कमी रहती है, वैसे भी वो पहाड़ी एरिया है तो पानी की हिमाचल प्रदेश में काफ़ी कमी रहती है क्योंकि ये साफ पानी है। तो जो 3 डैम बना हुआ रावी रिवर के ऊपर, उसके बावजूद भी थोड़ा सा कमी रहती है ब्यास वाले बेसिन के एरिया के अंदर, जो कि साउथ में बहता है इससे, ठीक है। तो ये चैनलाइज किया जाता है और ये एक्सेस वाटर को इधर लाने की बात है। तो उसमें ब्यास को लिंक किया जा रहा है उस उज वाले प्रोजेक्ट के साथ में, और इसको भी नेशनल प्रोजेक्ट की कैटेगरी में लिया गया है, गवर्नमेंट ने ले लिया है, और इसके अंदर भी असिस्टेंस मिलती है। तो ये सारा इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के रिगार्डिंग डेटा था। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डेटा है, मेड इन ड्रोन ओलंपिक्स। देखिए अभी जो एरो इंडिया चला था, उससे पहले जो एक ट्रेजिक डेथ भी हुई थी, जो पायलट थे गांधी उनकी, और दूसरा जो उसके बाद ये स्टार्ट भी हुआ उनको ट्रिब्यूट देने के बाद में, ये बहुत ही ग्रैंड जो हमारा इवेंट था वो स्टार्ट हुआ था। रक्षा मंत्री ने इसको इनॉग्रेट भी किया था, और बेंगलुरु के अंदर येलाहंका जो एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पर ये सारा कुछ चल रहा है। वहाँ पर एक स्पेसिफिक चीज़ हुई थी, ड्रोन्स, ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, यूएवी, मतलब इसमें कोई ड्राइवर नहीं होता और ये उड़ते हैं, रिमोट कंट्रोल, ये सारा कुछ होता है। तो इनका गजब का मतलब प्रोग्रेस दुनिया में चल रहा है, बहुत फोकस इसके ऊपर है, क्योंकि बहुत यूटिलिटी वाले व्हीकल्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूटिलिटी इनकी हो सकती है, क्योंकि ये छोटे साइज़ के होते हैं और ये कोई प्रोडक्ट डिलीवरी कर सकते हैं, इवन वॉर के अंदर बॉम्ब वगैरह की डिलीवरी में भी ये कर सकते हैं। दूसरा बहुत बड़ी चीज़ एक ये होती है, इनमें कैमरे लगा के हम किसी भी एरिया की सर्वाइलेंस कर सकते हैं। तो इनके अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट भी चल रहा है, और ये छोटे से लेकर बड़ी बड़े हवाई जहाज के साइज तक के भी डेवलप्ड कंट्रीज ने बना रखे हैं, अमेरिका ने, और काफ़ी स्टेल्थ भी टेक्नोलॉजी इनमें यूज़ हो सकती है। तो ये एक थीम है, रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, और इसी के रिगार्डिंग है, क्योंकि इनमें अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है, और प्रोडक्ट डिलीवरी से लेकर वॉर से लेकर हर चीज़ के अंदर, मेडिकल फैसिलिटीज़ के अंदर, हर चीज़ के अंदर ड्रोन्स का यूज़ हो सकता है। तो इन ड्रोन्स का एक ओलंपिक्स के नाम से इंट्रोडक्शन पहली बार किया गया है एरो इंडिया शो के अंदर, और जो एक कंपनी है उसका नाम मैं बताता हूँ, जो अकेली इसके अंदर काम कर रही है, सॉरी मैं नेक्स्ट डेटा के अंदर वो डेटा आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा, जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, और वो अकेली कंपनी है जो इंडिया में ड्रोन बनाती है, ड्रोन एवियोनिक्स उसका नाम है, ठीक है। तो उसने यहाँ पर पार्ट लिया है, और ड्रोन ओलंपिक्स के नाम से ये ऑर्गेनाइज हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, तो ये याद रखना। और यूएवी इंडस्ट्री में बहुत होप्स हैं, इंडिया में आगे ये डेवलप होनी है, अभी बहुत लो लेवल के ऊपर ही है, कोई ज़्यादा इसमें हुआ नहीं है। पब्लिकली भी इसका यूज़ कॉमर्शियल तरीके से भी इसका फ्यूचर में होगा, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे रेगुलेशंस वगैरह और रूलिंग्स वगैरह चालू होंगी, क्योंकि देखिए उसका यूज़ बहुत गलत तरीके से भी हो सकता है, किसी की सर्वाइलेंस कर सकते हो, क्योंकि हवा में उड़ेगा, कहीं पर भी आप कैमरा ले जाके कोई भी चीज़ को निगरानी में रख सकते हो, तो ये प्राइवेसी को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए बहुत सारे रूल्स हैं इसके रिगार्डिंग। तो वो जब तक क्लियर नहीं होंगे, लॉज नहीं बनाए जाएंगे, तब तक इसका यूज़ कॉमर्शियल स्केल के ऊपर पब्लिक में नहीं हो सकता है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट डेटा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही है, और एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो पीएसयू है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस का पीएसयू है, जैसे मिधानी है, बेल है, बीएचएल है, ये बहुत सारे डिफेंस के अंदर पीएसयूज आते हैं, एचएल वगैरह।
तो उसने वो नवरत्न कंपनी, देखिए 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना, और इनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, टर्नओवर के अकॉर्डिंग, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग इनको कैटेगरी में बांटा जाता है। तो नवरत्ना बीच वाली कैटेगरी है, उसका डिफेंस पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, बेल। इसने बनाया है एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है उस पानी को खींचने के लिए मशीन है, और ये पीने का पानी अवेलेबल करवाएगी। और हमेशा पानी के हवा के अंदर थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी रहती है, वो ऊपर नीचे होता रहता है। गर्म एरिया के अंदर, डेजर्ट एरिया के अंदर बहुत ही कम होती है ह्यूमिडिटी, और बारिश वाले एरियाज के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको, उस पानी को अगर यूज़ किया जा सकता है तो वो बहुत बड़ा सोल्यूशन दे सकता है उन जगहों पर जहाँ पर बारिश वगैरह नहीं होती है और वहाँ पर ह्यूमिडिटी रहती है लेकिन पानी नहीं होता है पीने का। तो वो साफ़ पानी ये अवेलेबल करवा सकती है। बस मिनरल्स का इशू होता है कि उसमें मिनरल्स नहीं होते हैं, इसलिए वो पीने लायक थोड़ा सा कम होता है। तो वो इसमें ऐड कर दिए जाते हैं, ये मशीन उसमें ऐड कर देती है मिनरल्स को, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं पानी के अंदर। तो वो इस तरह से मशीन काम करने वाली है। AWG इसका नाम है, एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर, क्योंकि एटमॉस्फेयर से ये लेगा, और ये मिनरलाइजेशन यूनिट के साथ में आएगा। अभी जो एरो इंडिया शो चल रहा है उसके अंदर इसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, और हमारे जो विपिन रावत, जो हमारे जनरल है, मेजर आर्मी के हेड हैं, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था, उन्होंने इसको देखा भी है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटी देखी जा रही है, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे एरियाज जहाँ पर है ह्यूमिडिटी होती है लेकिन पानी नहीं होता है, साफ पानी नहीं होता है, ना तो रिवर्स है, ना डैम्स है, ना इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, तो हर तरीके से पानी की कमी रहती है। तो ये मशीन ऐसे एरियाज़ में बहुत पानी अवेलेबल करवा सकती है पीने का खासकर, और अलग अलग कैपेसिटीज़ की ये हो सकती है, 30 से लेकर 1000 लीटर पर डे तक की कैपेसिटीज़ की हो सकती है। ये मशीन है इस तरह से, ये देखिए यहाँ पर ये कर रहे हैं, और ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराने के लिए है। एक स्टार्टअप कंपनी है हैदराबाद की, मैत्री, और IICT जो CSIR का इंस्टीट्यूट है, इन दोनों ने मिलके और बेल के साथ मिलके ये AWG बनाया है। ठीक है, तो बेल है, CSIR की IICT है, और मैत्री जो स्टार्टअप कंपनी है हैदराबाद की, इन तीनों ने मिलकर ये AWG बनाया है, याद रखना। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डेटा है। इन्होंने वेल्थ फ्रॉम वेस्ट के, इसके नाम से एक थीम पार्क बनाया है। देखिए जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, उन्होंने ये बनाया है, जो कचरे का जो सीन है सारा दिल्ली के अंदर, जो कचरे के पहाड़ बने हुए हैं बहुत बड़े बड़े, उस कचरे में से, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कुछ वेस्ट होता है, कुछ पंखों का, कोई लाइट का, कोई इस तरह का जो वेस्ट होता है, उस वेस्ट से इन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है। एक पार्क बनाया है जिसमें अलग अलग मॉडल्स बनाए हैं इन्होंने, जैसे बड़े बड़े जो दुनिया में वंडर्स हैं, जैसे ताजमहल है, पिरामिड ऑफ गीज़ा है, आईफिल टावर है, इनकी प्रोटोटाइप्स बनाए हैं, और ये सारे उस कचरे से, वेस्ट से, स्क्रैप से बनाए हैं। इसलिए ये बहुत ही गजब का एक अलग इनोवेटिव आइडिया मिलकर आया है, और इससे काफ़ी देखो कमाई भी होने वाली है। ये एक हर कोई दुनिया इसको देखने आ रही है, बहुत अचंभा सब लोगों को हो रहा है कि कचरे से आपने कितना शानदार काम कर दिया है। तो ये फोटो में आप देख रहे हो, ये जो रोम का कोलोसम है उसका ये एक प्रोटोटाइप है। बाकी इन सब चीज़ों के भी बनाए हुए हैं। रियो डी जेनेरो के अंदर जो क्राइस्ट द रिडीमर का एक पहाड़ के ऊपर जो ऐसे बना हुआ है क्राइस्ट का, वो भी यहाँ पे बनाया हुआ है। बहुत सारी आप नेट पे ढूंढ सकते हो इसको, फोटो आपको मिल जाएंगी सारी, और दिल्ली में ये हुआ है। तो हमारे होम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया था, और साउथ दिल्ली में ये खोला गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो है जो नीति आयोग मैं बोल रहा था, ड्रोन एविएशन के नाम से। देखिए नीति आयोग के अंदर अटल इनोवेशन मिशन और एक सेतु, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के नाम से 2 स्कीम चलाई गई थी 3 साल पहले। ठीक है, और ये नीति आयोग ने चलाई थी, और इन दोनों के अंदर ही इनोवेशन, और खासकर जो भी स्टार्टअप्स वगैरह होने वाले हैं और जो इनोवेशन बेस्ड होंगे उनको बहुत बूस्ट किया जा रहा है, ताकि नया एम्प्लॉयमेंट का जनरेटर एक एवेन्यूज भी ओपन करें, और वैसे भी हमारे देश में इनोवेशन को बहुत बूस्ट मिले। और ये ड्रोन जो एरिया, जो ड्रोन्स का जो एरिया है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग का और इनका जो फ्यूचर है हर जगह, वॉरफेयर में और पब्लिक सर्विस डिलीवरीज के अंदर भी, तो ये एस्पिरेशनल एरिया है। इसमें कुछ स्टार्टअप्स हैं, और ये ड्रोन एविएशन है, ड्रोन नहीं है, ड्रोन एविएशन है, इसका नाम द्रोणा एविएशन है, और ये ड्रोन क्रिएट करती है इंडिया में। ये जो पहली फर्स्ट डेवलपर ड्रोन कंपनी है इंडिया के अंदर, इसने एरो इंडिया के अंदर अपने ये स्पेसिमेन उतारे हैं। और देखिए इंपॉर्टेंट ये बात है कि 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 चल रहा है। जो मैंने बताया था कि पहला स्टीम इंजन आया था, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस थी, उसके बाद 3rd वाली कंप्यूटर्स और इन सब के ऊपर बेस थी, और 4th जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो सारी बेस्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, और ये सारी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें मशीन्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं इंटरनेट के बेसिस के ऊपर। इस पर सारा 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिपेंडेंट है। तो ड्रोन्स उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस उनका है। और देखिए ये फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग और सेंसर टेक्नोलॉजी का एक बहुत शानदार कॉम्बिनेशन होता है, इसका जो क्रिएशन होता है। तो ये यूज़ इन सारे एरियाज़ के अंदर हो सकता है, और इसमें बहुत काम का ये रहेगा। और ऑन गोइंग एरो इंडिया के अंदर इसको दिखाया गया है, इसका एक थीम भी दिया गया है जिसका नाम है गेट सेट गो। और ये अटल टिंकरिंग लैब्स हैं, जो कि नीति आयोग ने स्टार्ट की थी इस अटल इनोवेशन मिशन के अंडर ही।
और वहाँ से ये लॉन्च हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इनका याद रखना, अटल इनोवेशन मिशन, एक सेतु इसके साथ में आई थी और एक अटल टिंकरिंग लैब्स के अंडर होती हैं, ठीक है, एटीएल। और ये द्रोणा एविएशन इसी थीम के ऊपर ही स्टार्ट हुई है। ये एक स्टार्टअप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और पहला ड्रोन कंपनी है इंडिया की, इसने अपना उतारा है यहाँ पर। नेक्स्ट डेटा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑल इंडिया सिटीजन सर्वे ऑफ पुलिस सर्विस, पहली बार पुलिस सर्विस का एक जनता के थ्रू जो एक उनका फीडबैक लेने वाला एक इंपॉर्टेंट सर्वे ऑल इंडिया सिटीजन सर्वे के नाम से स्टार्ट किया जा रहा है। एमएचए ने इसको अप्रूव किया है, होम मिनिस्ट्री ने, ऑल इंडिया सिटीजन सर्वे ऑफ पुलिस सर्विसेज। और पब्लिक परसेप्शन जो पुलिस का होता है उसको पता करने के लिए कैसा है, प्रेजेंट टाइम में कैसा है, कितना लोग पुलिस को सपोर्टिव मानते हैं, कितना ये मानते हैं कि बिल्कुल खराब सर्विस देते हैं, कितना ये मानते हैं कि एफआईआर लॉन्च नहीं होती है, सब कुछ नहीं होता है लॉन्च, और कितना सपोर्टिव ये रहता है सारा सिस्टम जो है। तो उसके रिगार्डिंग ये फीडबैक लेने वाला एक सर्वे है और ये ग्लोबली टेस्टेड टूल होता है, बहुत देश इसको अपनाते हैं और पब्लिक सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा इस टूल में देखा जाता है क्योंकि डायरेक्ट इससे लिया जाता है, सर्वे कराया जाता है और फिर इससे फीडबैक लिया जाता है। अब ये ऑल सिटीजन सर्वे ऑफ पुलिस सर्विसेज इसका नाम है। इसमें इंपॉर्टेंट बॉडी कौन सी होंगी, एक तो मिनिस्ट्री होम अफेयर्स ये करवा रही है, किसके थ्रू, ब्यूरो ऑफ पुलिस सर्विसेज पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बीपीआरडी, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये पैन इंडिया सर्वे कराएगा। और दूसरा इसमें बॉडी होगी नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ये इसको कंडक्ट करवाएगी, दो बॉडीज हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसके ये पोस्टर्स वगैरह भी निकाले हैं, बीपीआरडी एंड एनसीएईआर। देखिए एनसीएईआर जो यही है अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ये दोनों कंडक्ट कराएंगे सर्वे 9 मंथ के अंदर और मार्च में स्टार्ट होगा। सैंपल 1.2 लाख हाउसेस का होगा, मतलब काफी बड़ा सैंपल इसमें होगा और स्पेसिफिक फोकस विमेन एंड चिल्ड्रन की सेफ्टी होगी इसमें, ठीक है। तो ये सारा नेशनल सैंपल सर्वे फ्रेमवर्क जो होता है जिसके थ्रू वो डेटा कलेक्ट करते हैं, एनएसएस करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है, उसी फ्रेमवर्क के ऊपर बेस्ड ये भी डेटा होगा, हाउस होल्ड सर्वे ये होने वाला है, ठीक है। अब एमसीक्यूज हैं आज के, इनको आप ट्राई करना और इनके आंसर्स आप लिखना। थैंक्स अलॉट, कीप वॉचिंग, डेटा आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इस ग्रुप के ऊपर रिक्वेस्ट भेज देना, मैं अप्रूव कर दूंगा। थैंक्स अलॉट, कीप वॉचिंग, इट वाज अमित सैन।